तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक होंगे कूलम्स लॉ, व्हाट इज वन कूलम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज की वीडियो को समझने से पहले आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ बताता है हमें फोर्स के बारे में बताता है। किसके बीच में फोर्स होती है? फोर्स बिटवीन चार्जेस। ठीक है, एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज और क्यू डैश। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसके ऊपर इसके कारण इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वो हमें कहां से पता चलता है? कूलम्स लॉ से पता चलता है। इसकी फॉलो होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले है कि जो चार्जेस हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट चार्जेस चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो है कि चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्जेस रेस्ट पे चाहिए। ठीक है, मूव नहीं करने चाहिए। और अगर चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट पे हैं, तो हम एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, उसे हम कूलम्स लॉ के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। फोर्स जो होगी दो चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज कर लो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, इसके कारण इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? सपोज कर लो F। ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? Q1 Q2 के। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स कर लो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्स के लॉ फॉलो करेगी फोर्स। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और K की वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है तो उसमें फोर्स अलग लगेगी, और अगर उनको मैं वाटर में रखूं तो उसके ऊपर फोर्स अलग लगेगी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r square. So this is a force exerted by one charge on another charge, which is the expression for Coulomb's law, where epsilon naught is absolute permittivity of vacuum. ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
पर मीटर। ठीक है, यहाँ से हम सोलेनॉइड के यूनिट्स निकाल सकते हैं, क्या निकलेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और अगर हम सोलेनॉइड की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁹9। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो। ठीक है, तो दिस इज द कूलम्स लॉ। So now our next topic is 1 coulomb. What is 1 coulomb? ठीक है, जैसे कि हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है फोर्स किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 तो उसके बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगर हम सपोज कर लें कि Q1 और Q2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इसको हम Q लिख सकते हैं, और सपोज कर लो वो कितना है 1 कूलम। ठीक है, दोनों चार्जेस कितने हैं 1 कूलम के, 1 कूलम और ये भी 1 कूलम का। ठीक है, और वो वैक्यूम में पड़े हैं, क्या पड़े हैं, वैक्यूम में पड़े हैं, और उनका डिस्टेंस एक दूसरे से कितना है 1 मीटर, R=1 मीटर। और अगर हम ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फोर्स कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 9 × 10⁹9 मल्टीप्लाई Q1 Q2 1 × 1, हमने 1 ले लिया था, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स कितनी आई 9 × 10⁹9 न्यूटन। तो दिस विल बी द फोर्स। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 कूलम क्या है। 1 कूलम वो चार्ज है अगर उसी चार्ज के सामने 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखें तो एक दूसरे पर कितनी फोर्स हो जाएगा 9 × 10⁹9। So 1 coulomb is that amount of charge which when placed in front of same charge 1 meter apart in vacuum and exert a force of 9 × 10⁹9. So this is the 1 coulomb. Now CGS unit of charges. CGS unit. चार्ज के CGS यूनिट होते हैं। ठीक है, पहला है स्टैट कूलम। 1 कूलम किसके इक्वल होगा 3 × 10⁹9 स्टैट कूलम। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द CGS यूनिट। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 कूलम किसके इक्वल होगा 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और यहां से इन दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल जाए कि 1 स्टैट कूलम किसके इक्वल आएगा इक्वल टू 3 × 10⁹9 स्टैट कूलम किसके इक्वल आएंगे 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और ये 10 की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। So this is the relation between स्टैट कूलम एंड EM। कूलम्स लॉ की दो खासियत हैं। ठीक है, एक तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, जो कूलम्स फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होती है कि अगर दो चार्जेस है मेरे पास Q1 Q2। ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब है जो फोर्स है इन दोनों में एक्ट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। ये अगर ये तो दोनों सेम चार्जेस हुए तो इस साइड को एक्ट करेगी। ठीक है, अगर ऑपोजिट चार्जेस हुए ये नेगेटिव हुआ तो इस साइड को एक्ट करेगी। ठीक है, इस साइड को, मतलब फोर्स इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स।
ठीक है। Now we will study the dielectric constant. जैसे हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। बट इट इज द रेशियो ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड अ वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम, ठीक है। तो दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, K किसके इक्वल आएगा? 1.4 पाई, वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1.4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके साथ ये कैंसिल, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, तो K किसके इक्वल आया? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम K को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। विच इज द रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ER से रिलेट करते हैं, विच इज इक्वल टू E बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और हाँ, अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, इसमें समझ लो फोर्स S1 एक्ट कर रही है वैक्यूम में, ठीक है। और अगर मैं इस मीडियम को रिप्लेस कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, वैक्यूम से ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसकी परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा है, तो एप्सिलॉन नॉट को किसके साथ रिप्लेस करूंगा मैं? एप्सिलॉन के साथ, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से क्या होगी? ज्यादा होगी, जैसे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। अगर मैं ये वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज और पता चली कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो एप्सिलॉन इंक्रीज होगा, ठीक है। एप्सिलॉन इंक्रीज होने के साथ जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे ही मैं मीडियम को डेंसर करता जाऊंगा तो फोर्स डिक्रीज करती जाएगी और वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सपोज कर लो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज R। सपोज कर लो कि दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एंड दिस विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, ठीक है। Now the force acting on charge Q2 due to Q1 is represented by F21, ठीक है, और force on charge Q1 due to charge Q2 is given by F1, ठीक है। एंड सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसे हम R12 कह लेते हैं। R12 की डायरेक्शन इस तरफ है और R21 की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, ठीक है। R12, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है। और F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि जो R12 की डायरेक्शन है वो F12 के ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से हमें एक और चीज क्लियर हो रही है कि R12 जो वेक्टर है वो डिस्टेंस तो सेम है दोनों का बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। और अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लें तो R12 कैप किसके इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ R21 कैप। So this is the equation 1. Now
अगर हम फोर्स निकालें F12 वो किसके इक्वल होगी 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन जितना उनमें दो चार्ज में डिस्टेंस है R12 का स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स किसके अलावा लगेगी F12 इस तरफ और R12 किसकी तरफ है उस तरफ, ठीक है, मतलब फोर्स R21 की डायरेक्शन में लगेगी। तो हम कौन सा लगेगा R21 क्या है, ठीक है, तो यहाँ में डिस्टेंस हम R21 ले लेंगे। नाउ एज R21 इज नेगेटिव ऑफ R12 यहाँ पुट कर दें तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक है, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड लें सिर्फ R12 इज इक्वल टू R21 सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो उसको हम सिंपली R लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली R लिख रहा हूँ, ठीक है, R² और R21 कैप को मैं माइनस ऑफ R12 कैप लिख सकता हूँ, ठीक है, तो दिस इज F12। बट अगर हम F21 निकालें वो किसके इक्वल होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और उसकी डायरेक्शन किसके अलावा होगी F21 की R12 की इस तरफ और इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो हम R12 कैप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि F12 जो वेक्टर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ F21। और अगर हम दोनों की मैग्नीट्यूड लें तो F12 इक्वल टू F21, ठीक है। यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि जो कूलम्ब लॉ है वो सेंट्रल फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, और वो न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम एक चार्ज पे फोर्स लगाएंगे तो वो चार्ज उतनी ही फोर्स उल्टी डायरेक्शन में दूसरे चार्ज के ऊपर भी लगाएगा, ठीक है, तो इट फॉलोज द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो दिस इज द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।